सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। सीटेट दिसंबर 2024 का पेपर आने वाला है, उसके लिए अभी हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। इंग्लिश पेडागोजी का जो सेक्शन होता है उसका इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी सोल्व करा चुके हैं इंग्लिश का। इस प्रैक्टिस सेट में हम इंग्लिश पेडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे। पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो आप, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों में आपके काम आने वाला है। 30 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। ये क्वेश्चन सीटेट इसी तरह के क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, इस वजह से मैं इस प्रैक्टिस सेट को आपको सोल्व करा रहा हूँ। अब 30 में से आप जितने भी सही कर पाए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर हम इतने अपने आप अच्छे से कर पाए थे। चलो तो अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, अ गुड इंट्रोडक्शन टू अ टेक्स्ट शुड बी। अ गुड इंट्रोडक्शन टू अ टेक्स्ट शुड बी। अच्छा, टू अ टेक्स्ट, आप टीचर हैं, आपको लिखित सामग्री बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, रिटन टेक्स्ट, तो उसका इंट्रोडक्शन आप कैसे देंगे? किसी भी चीज का पाठ पढ़ाने से पहले आप इंट्रोडक्शन देते हैं उसका, तो इंट्रोडक्शन आपका कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बताना है हमें। ब्लॉकिंग द स्टूडेंट्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय मीन्स ऑफ क्वेश्चनिंग, मतलब हम बच्चों को क्वेश्चन करने से रोक देंगे, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है क्लास में उसको रोक देंगे। या फिर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, मतलब जो हमारा इंट्रोडक्शन है, किसी भी लिखित सामग्री का हम इंट्रोडक्शन बच्चों को दे रहे हैं, तो रिटन टेक्स्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, छोटा और सीधी सीधी सी बात उसमें बताई जानी चाहिए। या फिर टेलिंग द स्टूडेंट्स एनीथिंग दैट दे कैन नॉट फाइंड आउट देमसेल्फ बाय रीडिंग द टेक्स्ट, या फिर हमें उस इंट्रोडक्शन में ये चीजें बतानी चाहिए बच्चों को जो चीजें बच्चे उस टेक्स्ट को पढ़कर नहीं सीख पाएंगे। या फिर अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, या जो हमारा रिटन टेक्स्ट है उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए वो इंट्रोडक्शन में। अब बताओ, अगर आप कोई पाठ पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन आपका कैसा होना चाहिए? वो डिटेल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर 2, सिंपल एंड टू द पॉइंट। जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, सीधे सीधे सी सिंपल सिंपल सी बात डायरेक्ट बच्चों को हम उसमें बताएंगे। इंट्रोडक्शन में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हम किसी भी पाठ की, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो तब हो ही जाएगी जब बच्चे उस पाठ को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ साइट वर्ड इज अ वोकेबुलरी आइटम। अ साइट वर्ड इज अ वोकेबुलरी आइटम। देखो, जब रेगुलर क्लासेस चल रही थी मैंने आपको अच्छे से बताया था साइट वर्ड, लेक्सिकल वर्ड, कंटेंट वर्ड ये होते क्या है। तो साइट वर्ड के बारे में बताना है हमें, साइट वर्ड क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, दैट हेल्प्स इन जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑथर्स स्टाइल, मतलब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें बताता है कि किसी राइटर ने, ऑथर ने किस स्टाइल में लिखा है कोई चीज। दैट द रीडर रिकॉग्नाइज एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन अ साइट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। या साइट वर्ड ये होता है, रीडर मतलब पढ़ने वाला, पढ़ने वाला बिना किसी कठिनाइयों से उस वर्ड को समझ लेता है, उस वर्ड का मीनिंग निकाल लेता है बिना किसी कठिनाई के। या फिर साइट वर्ड ये होता है, दैट नीड्स अ प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, जो जिसको जरूरत होती है एक ऐसा शब्द जिसे पूरे उस कॉन्टेक्स्ट समझने का, मतलब देखो ये बता रहा है सिंपल सिंपल सा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि सीटेट कुछ ऑप्शन ऐसे लिख देता है। एक ऐसा वर्ड है ये जिसको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत होती है, जिसका मीनिंग निकालने के लिए हमें पूरे पाठ को पढ़ना पड़ेगा, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में इसका अर्थ निकला हुआ है। या फिर दैट इज टू बी लर्न बाय हार्ट, रटना, इसे रटना बोलते हैं, लर्न बाय हार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे रटेंगे, ऐसा वर्ड है साइट वर्ड। तो बताओ साइट वर्ड क्या है? तो साइट वर्ड है हमारा ऑप्शन नंबर 2, साइट वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है, साइट वर्ड मतलब दृश्य शब्द बोल सकते हैं इसे आप हिंदी में। साइट वर्ड ऐसा वर्ड जिसे हम एक बार में तुरंत देखकर ही उसका मीनिंग निकाल लें, तो एक ऐसा वर्ड है ये, अ रीडर रिकॉग्नाइज एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट, मतलब एक दृष्टि में ही, एक बार देखकर ही जो पाठक है, पढ़ने वाला है, उसे उसका मतलब निकाल लेता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसे एनालिसिस वगैरह नहीं करने पड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट। करिकुलम, करिकुलम तो आप समझ पाए होंगे क्या होता है, हमारा सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है। तो पाठ्यक्रम क्या चीज नहीं कहता, डज नोट, नोट वाला बताना है हमें। तो पाठ्यक्रम क्या चीज नहीं कहता? पहला ऑप्शन है
द कंटेंट मटेरियल टीचिंग स्ट्रेटेजी जो भी लिखा हुआ है ये स्ट्रेटेजीज द content teaching strategies and learning experiences which will be necessary to achieve his purpose। मतलब ये जो सिलेबस है हमारा करिकुलम ये बताता है कि कंटेंट क्या, किस तरह का कंटेंट बच्चों को पढ़ाया जाएगा, कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी प्रयोग की जाएंगी, लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को किस प्रकार दिए जाएंगे, ये बताता है हमारा पाठ्यक्रम, या नहीं बताता है वो हमें बताना है। द एजुकेशनल पर्पस ऑफ द प्रोग्राम, हमारा उद्देश्य क्या है इस पाठ को पढ़ने का या इस कंटेंट को पढ़ने का, ये बताता है हमारा करिकुलम। द नंबर ऑफ लेसन्स टू बी टॉट इन अ टर्म, एक साल में कितने पाठ बच्चों को टोटल संख्या में पढ़ाए जाएंगे, हमारा ये बताता है करिकुलम। द मीन्स ऑफ इवेलुएटिंग वेदर द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव नॉट बीन अचीव और नॉट, इवेलुएशन के मेथड बताता है कि इवेलुएशन बच्चों को कैसे करना है और पता कैसे करना है कि शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त हो गए या नहीं हो गए हैं। अब हमें बताना है हमारे पाठ्यक्रम में क्या चीज एक नहीं होती, क्योंकि नोट वाला बताना है तो ये नहीं होता। सिलेबस हमारा कभी भी ये नहीं कहता कि इतने पार्ट आपको इस साल में बच्चों को बताने हैं, सिलेबस में बस लिखा रहेगा ऐसे ऐसे ये चीजें आपको बच्चों को बतानी है, हमें कितने ही पाठों में आप बता दें, किसी तरीके से आप उन्हें बता दें। टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर्स इज प्राइमरीली मेंट फॉर इम्प्रूविंग देयर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब देखो लर्नर्स को हम इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं बच्चों को इंटरेस्टिंग, उसका क्या फायदा है, लिसनिंग स्किल अच्छी होगी उनकी, रीडिंग राइटिंग या स्पीकिंग, बताओ कहानियां सुनने से बच्चों की कौन सी स्किल अच्छी होगी, तो आसान सा पॉइंट है इसका ऑप्शन नंबर 1, लिसनिंग स्किल अच्छा होगा इसका बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी यूज रियल ऑब्जेक्ट्स टू टीच यंग लर्नर्स न्यू वर्ड्स बिकॉज, देखो जो हमारे यंग लर्नर्स हैं उन्हें हम रियल ऑब्जेक्ट्स टीच करने के लिए कहते हैं। रियल ऑब्जेक्ट्स, देखो जो यंग लर्नर हैं उन बच्चों को हम शब्द का अर्थ बताते हैं तो रियल ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। जैसे अगर एक वर्ड है एप्पल, एप्पल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। जैसे एक वर्ड है एप्पल, एप्पल का अर्थ होता है सेब, तो सीधा सीधा हम सेब नहीं बताते बच्चों को, हम एप्पल दिखाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, जब किसी शब्द का अर्थ बच्चों को हम बता रहे हैं तो उसे रियल ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं उसका, इसका क्या लाभ होगा। यंग लर्नर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बच्चे चिंतन करने के योग्य नहीं है, अगर सीधा सीधा सा अर्थ बताएंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। या फिर इट हेल्प्स लर्नर्स एसोसिएट वर्ड्स विद ऑब्जेक्ट्स दे सी इन रियल लाइफ, ये बच्चों की सहायता करता है शब्दों को रियल पदार्थों के साथ जोड़ने में जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। मतलब जो शब्द टीचर बता रहे हैं उन शब्दों को बच्चे रियल पदार्थों के साथ जोड़ देते हैं इससे। या फिर इट हेल्प्स इन टीचिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, इससे बच्चे की स्पेलिंग इंप्रूव हो जाएगी। या फिर वी कैन टीच वोकेबुलरी ओनली थ्रू ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास एक यही तरीका है, ऑब्जेक्ट के द्वारा ही बच्चों को वोकेबुलरी सिखा सकते हो, कोई दूसरा तरीका नहीं है वोकेबुलरी सिखाने का बच्चों को। अब बताओ टीचर ऐसा क्यों करता है, रियल ऑब्जेक्ट दिखाता है शब्द पढ़ाते टाइम, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इससे बच्चे उस शब्द को रियल ऑब्जेक्ट से जोड़ देंगे, जब भी उस रियल ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो शब्द अपने आप ही उनके मन में आ जाएगा, उनके मुख से निकल जाएगा, क्योंकि वो जोड़ा हुआ है उन्होंने उसके साथ। जब भी वे सेब को देखेंगे तो एप्पल अपने आप में बोल देंगे उसे, क्योंकि शब्द और वर्ड उन्होंने आपस में जोड़ दिए। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएट कर देते हैं शब्दों को वर्ड से में, उस रियल ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट, देखो क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों का बिल्कुल फिक्स नहीं होना चाहिए कि सीटें ऐसी हैं ऐसी रहेंगी, मैं हिल नहीं सकती। सिटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्लासरूम ऐसी होनी चाहिए कि सीट्स बच्चे इधर उधर हिला सके। क्यों होना चाहिए ऐसा, फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। पहला ऑप्शन है द टीचर एंश्योर्स इक्वालिटी प्रिवेल्स इन हर क्लासरूम, इससे इक्वालिटी आएगी उसकी क्लासरूम में। कैसे आएगी वो हमें मतलब नहीं है, सीटेट ने लिखा हुआ है ये, तो इससे इक्वालिटी आएगी। एक ऑप्शन तो ये दिया है सीटेट ने। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चिल्ड्रन हैव द फ्रीडम टू मूव देयर सीट्स वेयर एवर दे वांट, इससे बच्चों को फ्रीडम मिलेगी कि अपनी मर्जी से वो कहीं भी खिसका कर बैठ सकते हैं अपने चेयर्स को। या फिर मैनी ग्रुप्स पेयर एंड होल क्लास एक्टिविटीज कैन बी कंडक्ट इजिली, या फिर हम जो फ्लेक्सिबल रखते हैं टीचिंग अरेंजमेंट को इस वजह से रखते हैं ताकि जब हम ग्रुप वर्क, ग्रुप टास्क वगैरह बच्चों से कराएं, कोई एक्टिविटी कंडक्ट करें क्लासरूम में, तो सीटें उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सके, इस वजह से रखते हैं हम
फ्लेक्सिबल। या फिर चिल्ड्रंस डू नॉट फॉर्म परमानेंट फ्रेंडशिप ग्रुप, या फिर हम फिक्स इस वजह से नहीं करते जिससे बच्चे अपने परमानेंट दोस्त नहीं बना ले क्लासरूम में, हम नहीं चाहते बच्चे परमानेंट दोस्त बनाए, इस वजह से हम फ्लेक्सिबल रखते हैं सीट्स को। अब बताओ फ्लेक्सिबल क्यों रखते हैं हम क्लासरूम में सीट्स को? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है कि जब हम ग्रुप एक्टिविटी वगैरह कराएंगे ना बच्चों से, तो वे बच्चे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग सीट्स को इधर उधर घुमा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर, एक अच्छा लैंग्वेज टीचर विल प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर्स यूजिंग ओनली द क्वेश्चंस गिवन द टेक्स्ट बुक। अब एक लैंग्वेज टीचर क्या करेगा ये हमें बताना है। विल प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर्स यूजिंग ओनली द क्वेश्चन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं ना एक्सरसाइज के रूप में पाठ के बाद में, उन क्वेश्चंस को यूज करके ही वो क्वेश्चन पेपर बनाएगा वो। तो ये तो हमारा पहला ऑप्शन है कि लैंग्वेज टीचर क्या करेगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा, विल रिलाई एंटायरली ऑन द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक, जो बुक हमें मिली है बस उस पर ही निर्भर रहेगा, जो बुक हमें बता रही है वही काम करेगा, आलतू फालतू का कुछ नहीं करेगा टीचर। थर्ड ऑप्शन है हमारा, विल मेक चिल्ड्रन लर्न ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, बच्चों को क्वेश्चंस रटाएगा वो, जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को रटाएगा वो। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, विल यूज टेक्स्ट बुक एज वेल एज अदर मटेरियल्स एज रिसोर्सेज फॉर टीचिंग, मतलब वो बुक का तो यूज करेगा ही पाठ पढ़ाते टाइम, उसके साथ बुक के साथ साथ दूसरी चीजों का भी वो यूज करेगा, कोई दूसरी टीचिंग एड वगैरह उसे मिल जाए। अब बताओ एक अच्छा टीचर क्या करेगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। जितने भी रिसोर्सेज उसे मिलेंगे ना पाठ को पढ़ाने के, चाहे बुक हो, चाहे आलतू फालतू किताब हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारे रिसोर्सेज को यूज करेगा अपना पढ़ाते टाइम, बच्चों को जो भी पढ़ाते टाइम कर सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ओरल ड्रिल इज, मतलब ओरल ड्रिल का क्या मतलब होता है? ओरल ड्रिल का मतलब होता है बच्चों की प्रैक्टिस कराना, हम बच्चों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो मेन पर्पज क्या है हमारा प्रैक्टिस कराने का बच्चों का? ओरल ड्रिल हम क्यों कराते हैं? ओरल ड्रिल आप समझ पाए होंगे, ड्रिल क्या होता है? बार बार किसी चीज को कराना, और ओरल क्या होता है? बोल बोल कर, मतलब बार बार बच्चे कोई चीज बोल रहे हैं, तो हम ओरल ड्रिल क्यों कराते हैं बच्चों को, वो हमें बताना है। अब 4 ऑप्शन इसके भी दिए हुए, एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, टू एनहेंस द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ द लर्नर्स, बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होगी इससे, स्पीकिंग बोलना हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, टू इम्प्रूव द रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द लर्नर्स, रिटेंशन कैपेसिटी मतलब कोई चीज बच्चों ने रट ली है ना वो दिमाग में रख सके उसे, रिटेंशन का मतलब होता है धारण करे रखना दिमाग में। थर्ड ऑप्शन है हमारा, टू एक्सेस द कॉम्प्रहेंशन स्किल्स ऑफ द लर्नर्स, बच्चे की समझ बढ़ाने के लिए, समझने की शक्ति, समझने के कौशलों को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड एक्यूरेसी, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन एंड एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए। अब बताओ बच्चों को हम बार बार कोई चीज क्यों बुलवाते हैं? ये बिहेवियरिज्म का काम है, ड्रिल कराना बिहेवियरिज्म का काम है, कंस्ट्रक्शनिज्म का काम नहीं है, रचनावाद का काम नहीं है, संरचनावाद का, ये व्यवहारवाद का काम है। बार बार अभ्यास कराना क्यों करते हैं बच्चे? सबसे अच्छा ऑप्शन इसका 1 जा रहा है, अगर 1 नहीं मिलता तो हम 4 लगा सकते थे, क्योंकि बार बार जब बच्चे बोलेंगे तो उनकी स्पीकिंग स्किल सही होगी, और स्पीकिंग स्किल्स में प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेसी भी सही होगी, बाकी और भी चीजें सही होंगी, उनकी इंटोनेशन भी सही होगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फेस जेस्चर्स के अकॉर्डिंग बोलना, सब कुछ सही होगा इससे उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से ज्यादा लैंग्वेज की अगर बच्चों को नॉलेज है तो उसका क्या फायदा है, वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है, इज वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग न्यू लैंग्वेज, सही बात है, अगर बच्चे को एक से ज्यादा लैंग्वेज की पहले से ही नॉलेज है तो उसे नई कोई दूसरी भाषा सिखाने में आसानी होगी। या फिर कॉजेज इंटरफियरेंस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, कोई नई भाषा सीखने में वो समस्या उत्पन्न करेगा बच्चों के लिए। बिकम्स बर्डन टू अ टीचर इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, शिक्षक के लिए बर्डन बन जाएगा कि इस बच्चे को एक से ज्यादा भाषाएं आती है, अभी मेरे सर में दर्द करेगा, शिक्षक ये सोचेगा। या फिर कंफ्यूजेस द लर्नर्स, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस लैंग्वेज में अलग बात, उसमें अलग बात, सर में दर्द हो गया है सर, हम नहीं पढ़ना चाहते, हम तो छोड़कर जा रहे हैं, काम धंधा छोड़ दिया सर आज से पढ़ना हमने। अब बताओ अगर बच्चे को एक से ज्यादा लैंग्वेज की नॉलेज है तो क्या होगा?
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला, अगर बच्चा पहले से ही एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलता है तो कोई नई लैंग्वेज जब हम उसे सिखाएंगे ना तो आसानी से सीख लेगा, क्योंकि पहले से ही उसके दिमाग ने एक से ज़्यादा लैंग्वेज पकड़ी हुई है, तो वो लैंग्वेज जल्दी पकड़ लेगा नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू एसेस वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ द लर्नर। देखो हम बच्चे का क्या करना चाहते हैं, वैल्यूज एंड एटीट्यूड को एसेस करना चाहते हैं। बच्चे के जो मूल्य होते हैं, बच्चे के जो मूल्य वगैरह होते हैं, उनके जो हमारे अभिवृत्तियाँ होती हैं, मूल्य एंड अभिवृत्तियाँ कहते हैं ना वैल्यूज एंड एटीट्यूड को। तो बच्चे के जो मूल्य वगैरह होते हैं उसको एसेस करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? यूनिट टेस्ट से करेंगे, समेटिव टेस्ट से करेंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड से करेंगे, या पोर्टफोलियो से करेंगे। मैंने बताया था अपनी रेगुलर क्लासेस में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पोर्टफोलियो होता है बच्चे के टेस्ट वगैरह लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। A teacher engages her learners in a fun activity before beginning a new lesson. The purpose of this activity is to। अब बताओ, देखो अब एक टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को एक्टिविटी में एंगेज कर रहा है। किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले, जब भी कोई टीचर पाठ शुरू करता है, उस पाठ को शुरू करने से पहले एक छोटी मोटी एक्टिविटी करा रहा है। वो क्लासरूम में क्यों करा रहा है? रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द टीचर, शिक्षक का वर्कलोड कम कर, अपना वर्कलोड कम कर रहा है वो। या फिर मोटिवेट्स एंड एनर्जीज द लर्नर्स, बच्चों की एनर्जी को बढ़ा रहा है, बच्चों को मोटिवेट कर रहा है। या फिर डिसिप्लिन द लर्नर्स बिफोर द लेसन, बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखा रहे हैं। या फिर डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स, बच्चों की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर रहा है, कहीं दूसरी ओर ले जा रहा है बच्चों की ध्यान को। अब बताओ क्या अच्छा है, सबसे अच्छा क्या है? पाठ पढ़ाने से पहले एक टीचर एक्टिविटी करा रहा है कोई, तो मोटिवेट कर रहा है वो बच्चों को कि वे पाठ को ध्यान से पढ़े, अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन शुड बी एडॉप्टेड बाय ऑल स्कूल्स बिकॉज सीसीई, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है सीसीई। तो सीसीई सभी जो हमारे बच्चे होते हैं वे सीसीई में अच्छा सीखते हैं। तो सीसीई सभी स्कूल्स को क्यों एडॉप्ट करना चाहिए, उसका एक फायदा बताना है सीसीई का हमें। इट फ्रीज द लर्नर्स फ्रॉम स्टडीज एंड हार्ड वर्क, बच्चों को कठिन कार्य करने से रोक देता है, कठिन कार्य से मुक्ति दिला देता है बच्चों को। या फिर इट अफोर्ड्स टीचर अपॉर्चुनिटीज टू टेस्ट लर्नर्स फ्रीक्वेंटली, यह टीचर को एक मौका देता है अपने बच्चों को फ्रीक्वेंटली टेस्ट करने का, थोड़े थोड़े समय बाद बच्चों का मूल्यांकन करने का। अच्छा, एक टेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर, इवैल्यूएशन नहीं दिया हुआ। टेस्ट का मतलब होता है पेपर पेंसिल टेस्ट, मतलब बच्चों का थोड़े थोड़े समय बाद एक शिक्षक पेपर पेंसिल टेस्ट लेगा। थर्ड ऑप्शन है, इट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये लेटेस्ट टेक्निक है इवैल्यूएशन करने की। या फिर ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट डू नॉट एसेस एंड एनहेंस ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स, ये सही है। अब बताओ इसका सबसे फोर्थ सही है या नहीं है, कि जो हमारे ट्रेडिशनल पेन में पेपर टेस्ट होते हैं वे बच्चे के सभी कौशलों का जांच नहीं कर सकते, इस वजह से हमें सीसीई का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेस्ट वे टू सेंसिटाइज यंग लर्नर्स टू रिदम एंड इंटोनेशन इज। अब देखो छोटे बच्चों को हम रिदम एंड इंटोनेशन सिखा रहे हैं। रिदम एंड इंटोनेशन क्या होता है? बात को उतार चढ़ाव के साथ बोलना, लय में बोलना किसी चीज को, वो रिदम एंड इंटोनेशन होता है। तो हम रिदम एंड इंटोनेशन सिखा रहे हैं बच्चों को, क्या फायदा होगा या कैसे सिखाएंगे? बाय मेकिंग, अच्छा बेस्ट वे कैसे सिखाएंगे बच्चों को हम रिदम एंड इंटोनेशन, वो हमें बताना है। बाय मेकिंग द लर्नर्स कॉपी आउट सिंपल पोएम्स इन नीट हैंड राइटिंग, मतलब हम बच्चों को कहेंगे कि साफ हैंड राइटिंग में, नीट हैंड राइटिंग में कुछ कॉपी वगैरह बनाओ। इससे तो नहीं होगा, देखो रिदम एंड राइमिंग हम नहीं सिखा सकते इससे तो बच्चों को। बाय एक्सप्लेनिंग द रूल्स, ये भी गलत है, हम बच्चों को रूल्स सिखाएंगे। रिदम एंड इंटोनेशन रूल्स सिखाने से या कॉपी पे कुछ लिखने से थोड़ी आएगी। बाय रीडिंग आउट पोएम्स इन डिफरेंट मीटर्स एंड एक्सप्लेनिंग दैम, ये हो सकता है एक बार के लिए कि बच्चे पोएम को पढ़ रहे हैं इन डिफरेंट मीटर, अलग मीटर में, जो भी ये कहना चाहता है। सीटेड एक्सप्लेन दैम, ये गलत हो गया। अब एक्सप्लेन नहीं करते कभी भी हम पोएम को। पोएम हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? ताकि बच्चों से फील कर सके। पोएम को कभी एक्सप्लेन नहीं करते हम, तो ये भी कट गया हमारा। तो ये सारे कट गए। अब फोर्थ हमारा सही हो जाता है, आगे बढ़ जाते हैं।
फोर्थ क्या कह रहा है, बाय मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू नर्सरी राइम्स एंड डिसाइड्स देम इफेक्टिवली। मतलब जो नर्सरी की राइम्स होती है ना, छोटी छोटी कहा पोएम्स होती हैं बच्चों की, उन्हें इफेक्टिवली बोल रहे हैं बच्चे, बार बार बोल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, रिदम एंड इंटोनेशन बच्चों का अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन राइटिंग प्रोसेस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज। इंपॉर्टेंट स्टेज क्या है, राइटिंग प्रोसेस की, राइटिंग की, लिखने की एक प्रोसेस अच्छी कौन सी, स्टेज अच्छी कौन सी है। लिखने में कुछ स्टेजेज होती है, मैंने आपको पढ़ाया था, तो अच्छी स्टेज कौन सी है, कैलीग्राफी, कंप्रेंशन, एडिटिंग एंड मेमोराइजेशन। देखो ये और ये तो होता ही नहीं लिखने में, कैलीग्राफी सबसे लास्ट स्टेज होती है, एडिटिंग एक अकेली बच जाती है। कैलीग्राफी का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखना किसी भी चीज को। तो एडिटिंग, जब हम कोई भी चीज लिखते हैं ना, तो लिखने के बाद उसे एक बार पढ़ते हैं, एडिट करते हैं, कुछ गलत तो नहीं हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कैनिंग मीन्स डार्टिंग ओवर मच ऑफ दैट टेक्स्ट टू सर्च फॉर। स्कैनिंग, देखो मैंने बताया था आपको, रीडिंग कई तरह की होती है, साइलेंट होती है, लाउड रीडिंग होती है। साइलेंट रीडिंग कई तरह की होती है, स्कीमिंग होती है, स्कैनिंग होती है, रैपिड रीडिंग होती है, इंटेंसिव रीडिंग होती है। तो रीडिंग कई तरह की होती है। अब स्कैनिंग का मतलब बताना है हमें, स्कैनिंग क्या होता है, अ स्पेसिफिक आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी विश टू डिस्कवर। मतलब स्कैनिंग का मतलब ये होता है हमको एक विशिष्ट स्पेसिफिक जानकारी ढूंढ रहे हैं किसी चीज में, या फिर द सेंट्रल आइडिया। स्कैनिंग का मतलब ये होता है सेंट्रल आइडिया ढूंढ रहे हैं किसी भी चीज का। द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, ऑथर का क्या ओपिनियन है इस चीज के बारे में वो पता करना चाहते हैं, या डिफिकल्ट वर्ड ढूंढ रहे हैं हम स्कैनिंग के द्वारा। अब बताओ स्कैनिंग क्या होता है। स्कैनिंग का मतलब ये होता है हम किसी एक विशिष्ट चीज को ढूंढ रहे हैं, स्पेसिफिक आइटम ढूंढ रहे हैं। जैसे लिस्ट में आप अपना नाम ढूंढते हैं, तो पूरी लिस्ट तो नहीं पढ़ते, पूरी तेजी से पढ़ेंगे, अपना नाम पर जाकर रुक जाएंगे, वो स्कैनिंग होता है। टिकट देखते हैं आप, टिकट में देखते हैं कितने किराया है, तो सारा टिकट थोड़ी पढ़ेंगे आप, पूरी तेजी से देखेंगे, जहां पर किराया लिखा हुआ होगा उसे पढ़ लेंगे, वो होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है किसी एक फिक्स विशेष चीज पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज फैलिसिटेटर इज। हम लैंग्वेज फैलिसिटेटर का मतलब होता है लैंग्वेज टीचर। लैंग्वेज टीचर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज लैंग्वेज मीनिंगफुली। एक लैंग्वेज टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि काफी सारी अपॉर्चुनिटी बच्चों को दे जिसमें वे भाषा का प्रयोग कर सके, या फिर टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर्स टू लिसन टू इट। बच्चों को काफी सारी सुनने के लिए सामग्री देना, या फिर टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास ओवर द सिलेबस। बच्चों की जो क्लास है उसको कंट्रोल करना और सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, दृढ़ तरीके से बस सिलेबस को फॉलो करना। या फिर टू रीड द लेसन्स अलाउड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, जोर जोर से पाठ पढ़ना और उनको एक्सप्लेन करना। बताओ क्या काम है एक अच्छे टीचर का। तो इसका सही तरीका है हमारा, सही सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि जो एक अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है, बच्चों को काफी सारी फैसिलिटी देता है, काफी सारी अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें बच्चे लैंग्वेज को यूज कर सके, क्योंकि जितना यूज बच्चे लैंग्वेज को करेंगे उतने ही बच्चे लैंग्वेज को सीखेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर ओन लर्निंग। अब इन तरीकों में से कौन सा एक तरीका ऐसा है जिससे बच्चे जिम्मेदारी लेना सीख जाएंगे अपनी लर्निंग की, उन्हें एहसास होगा कि हाँ हमें सीखना चाहिए। तो कौन सा एक तरीका ऐसा है जो बच्चों को उनके सीखने के प्रति जिम्मेदार बनाएगा। सुपरवाइज्ड रीडिंग सेशंस, सुपरवाइज का मतलब होता है ऑब्जर्व करना बच्चों को, मतलब बच्चे तो रीडिंग करेंगे, टीचर उन्हें ऑब्जर्व करेगा, इससे वे अपने सीखने के प्रति जागरूक हो जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे। या फिर कंट्रोल्ड राइटिंग टास्क, बच्चों को लिखने के लिए कोई टास्क देंगे। या फिर पीयर असेसमेंट, सहपाठी मूल्यांकन, हमारे दोस्ती हम एक दूसरे का मूल्यांकन कर रहे हैं। या फिर समेटिव असेसमेंट, पाठ के बाद में जाकर एक टीचर जो बच्चों का रिटर्न टेस्ट लेता है वो। अब बताओ क्या होता है हमारा, ऐसा कौन सा एक मूल्यांकन है जिसके द्वारा बच्चे खुद सीखने की जिम्मेदारी लेने लगेंगे। यह है पीयर असेसमेंट।
पीयर असेसमेंट का मतलब होता है दोस्ती एक दूसरे की चीजों का मूल्यांकन करते हैं, लिखित सामग्री का, भाषा प्रयोग का, कुछ भी हो सकता है। अब पीयर असेसमेंट में जब हमारा दोस्त कहता है ना कि यार तेरे पे तो कुछ भी नहीं आता, तेरे से अच्छा तो उसने कर लिया, हमें लग जाती है वो बात, तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं खुद की, नहीं अब हमें पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बेइज्जती होगी अब भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज। अब असेसमेंट क्यों करते हैं हम, बच्चों का मूल्यांकन क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य बताना है हमें। टू मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द लर्नर, बच्चों की जो अचीवमेंट्स हैं उनको पता करना चाहते हैं हम, क्या क्या अचीवमेंट है इस बच्चे की। टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, बच्चों को राइटिंग का अवसर देना चाहते हैं। टू इम्प्रूव देयर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बच्चों की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा इंप्रूव करना चाहते हैं, हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। या फिर टू डिसाइड पास और फेल, बच्चों को पास और फेल करना चाहते हैं। अब बताओ हम मूल्यांकन क्यों करते हैं बच्चों का, सबसे सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, व्हेन यंग लर्नर्स आर टोट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन दे विल व्हाट डू यू मीन बाय दे विल एनहांस देयर फ्लुएंसी। ओके, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन है, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन इंप्रूव कर रहे हैं, बच्चों की स्पेलिंग और पंक्चुएशन पर ध्यान लगा रहे हैं। अब बताओ इसका क्या फायदा है, इससे बच्चों का एनहेंस होगा फ्लुएंसी, उनका बोलना अच्छा हो जाएगा। या फिर नर्चर देयर क्रिएटिविटी, बच्चे ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, नए नए आइडिया सोचने लगेंगे। या फिर शार्पन देयर लिसनिंग स्किल्स, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, मतलब बच्चों के लिसनिंग स्किल अच्छे हो जाएंगे, सुनना अच्छा हो जाएगा उनका। या इंप्रूव देयर एक्यूरेसी। अब देखो सही तो इसमें से एक्चुअल में तो कोई भी नहीं है, क्लियर सीधा सीधा सा कंस्ट्रक्शनिज्म में रचनावाद के अकॉर्डिंग तो कोई भी सही नहीं है, लेकिन ये तीनों तो बिल्कुल ही कट रहे हैं, फालतू है ये तो। हम बच्चों को स्पेलिंग लिखना सिखा रहे हैं और पंक्चुएशन लगाना सिखा रहे हैं, इससे क्या होगा, बच्चों की राइटिंग सही होगी। लेकिन राइटिंग के बारे में तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर बच्चों की लैंग्वेज की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ये बात सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 लगा देते हैं हम, क्योंकि ये सब तो फालतू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग आंसर्स फ्रॉम हर लर्नर्स, अ टीचर गिव सम शॉर्ट टेक्स्ट एंड आस्क हर लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस, हर प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू। अब देखो एक टीचर क्या कर रही है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन आंसर नहीं कर रही है बच्चों से, बल्कि टीचर कोई टेक्स्ट दे रही है और बच्चों को कह रही है अब तुम बनाओ क्वेश्चंस। ऐसा क्यों कर रही है वो, एक टेक्स्ट दे रही है, टेक्स्ट का मतलब होता है लिखित सामग्री कोई, और बच्चों से कह रही है लर्नर्स की फ्रेम क्वेश्चंस, तुम बनाओ क्वेश्चंस को फ्रेम करो। वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या फायदा है ऐसा करने का उसका। टेक देयर हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, बच्चों की हेल्प हो जाएगी पेपर में, कैसे होगी वो हमें नहीं पता भाई। मेक द लर्नर्स रियलाइज द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय ए टीचर, इससे बच्चों को पता चल जाएगा जब एक टीचर पेपर बनाता है तो कितनी मुश्किल होती है, तो तुम भी पता करो तुम्हें कितनी मुश्किल हो रही है। मतलब इससे इससे हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं एक टीचर को क्वेश्चंस बनाने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या फिर एनहेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों के विश्लेषण करने वाले कौशलों का विकास हो जाएगा इससे। या फिर ट्रेन द लर्नर्स एज गुड क्वेश्चन पेपर सेटर, हम बच्चे को इस तरह से सेट बनाना चाहते हैं कि वो अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाना सीख जाए, ये हमारा उद्देश्य है, बच्चों को क्वेश्चन पेपर बनाने के योग्य बनाना चाहते हैं। बताओ कौन सा सही है, क्यों कर रही है वो ऐसा, बच्चों से क्वेश्चन बना रही है तो बच्चे के कौशल्स वगैरह का विकास करना चाहती है, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करना चाहती है बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इज अ सब स्किल्स ऑफ रीडिंग मेनली इन्वॉल्व्स। देखो रीडिंग बिटवीन द लाइन एक ईडियम है, इसका हिंदी में अर्थ पता है क्या होता है, गूढ़, गूढ़ अर्थ समझना, समझना। जो हमारे पोएट है ना, खतरनाक है बहुत पोएट्स जो आजकल हमारे हो रहे हैं, आजकल क्या पहले वाले तो और भी खतरनाक थे। जो हमारे पोएट्स हैं जो शब्द लिखते हैं उसका सीधा सीधा सा अर्थ नहीं निकलता, हमें समझना पड़ता है पोएट क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से, तो उसे हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। मतलब वो जो लाइन लिखी हुई है उसका सीधा सीधा सा अर्थ नहीं समझना है हमें, उसका गहन अर्थ समझना है जो इन लाइनों के माध्यम से पोएट हमें कहना चाहता है, तो उस समझने को बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। अब ये बताना है हमें इस रीडिंग बिटवीन द लाइन का क्या अर्थ होता है, चार
ऑप्शन दिए हुए इनमें से सही ऑप्शन को हमें चूज करना है। रीडिंग बिटवीन द लाइन का अर्थ बताना है हमें। अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट, जो लाइन लिखी हुई है वहां पर उसका जो अर्थ निकल रहा है वो समझना है हमें। स्टेटेड का मतलब है जो सीधा सीधा सा स्टेट कर दे, सीधा सीधा सा किसी ने कुछ कह दिया वही अर्थ निकालना है हमें। या फिर गिविंग सिग्निफिकेंस स्पेस इन लाइन्स, लाइनों के बीच में गैप बनाना है। या फिर इन्फरिंग द अनस्टेटेड यूजिंग द कॉन्टेक्सचुअल एंड वर्बल क्लूज। अब देखो, इन्फरिंग का मतलब होता है मतलब निकालना, अनस्टेटेड का मतलब होता है जो बात कही नहीं गई है, कॉन्टेक्स्ट में उसका अर्थ निकाल रहे हैं, इसका मतलब वही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है इसका। अनस्टेटेड, जब कवि ने जो बात नहीं कही है ना कॉन्टेक्स्ट में, हम उसका भी अर्थ निकाल रहे हैं। इन्फर का मतलब होता है अर्थ निकालना, गूढ़ अर्थ निकालना, छिपा हुआ अर्थ निकालना, इन्फर बोलते हैं उसे हम। आइडेंटिफाइंग द ग्रामेटिकल आइटम, ये तो कट जाता है, तो इसका सही अर्थ ऑप्शन नंबर 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर इन डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल्स, इंप्रूविंग द फ्लुएंसी ऑफ लर्नर्स। देखो, सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल, ये टेबल होती है जो एक टीचर बच्चों को देता है। इसको थोड़ा सा बता देता हूं मैं क्या होता है सब्स्टिट्यूशन टेबल। एक टीचर ऐसे टेबल बना देता है, इस तरह से उसने एक टेबल बना दी, इस तरह से मान लेते हैं ये एक टेबल बनाई उसने। यहां पर उसने कुछ शब्द लिख दिए, इतने, यहां पर 1 लिख दिया, यहां पर 3 लिख दिए, यहां पर उसने 2 शब्द लिख दिए। इस तरह से एक टीचर ने शब्द लिख दिए, अलग अलग वर्ड लिखे हुए हैं ये। अब वह बच्चों को कहेगा कि वाक्य बनाओ इन वर्ड्स का यूज करके। एक बच्चा क्या करेगा, इस वर्ड को लेगा, इसे लेगा, क्योंकि इस लाइन में तो अकेला ये सबको लेना पड़ेगा, फिर इसे ले लेगा, फिर इसे ले लेगा, ऐसे करके एक पूरा सेंटेंस बना देगा वो। दूसरा बच्चा क्या करेगा, इसे लेगा, इसे लेगा, फिर ऊपर वाला ले लेगा, फिर ये ले लेगा। ऐसे एक वर्ड बच्चे को इस लाइन में से लेना है, एक इस लाइन में से, एक इस लाइन में से, एक इस लाइन में से, बच्चे को सेंटेंस बनाने हैं, और जितने सेंटेंस हो सके ज्यादा से ज्यादा उसे सेंटेंस बनाने हैं। ये क्या होता है, बच्चे की लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए हम बच्चे को देते हैं, तो इससे बच्चे लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं। इस टेबल को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल। जैसे ही इज, यहाँ पर हम टीचर ने लिख दिया इज, तो यहाँ पर हमने ही लिख दिया ही, यहाँ पर लिख दिया सी, यहाँ पर लिख दिया गुड, आ लिख दिया, या प्ले लिख दिया। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज अ गुड बॉय, सी इज अ गुड गर्ल। तो ऐसे अलग अलग स्टेप वाइज ऊपर नीचे करके बच्चे सेंटेंस बनाएंगे। ये होता है सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल। अब ये क्या हेल्प करता है सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल, वो हमें बताना है। डेवलपिंग द फ्री राइटिंग स्किल, बच्चों की राइटिंग स्किल इंप्रूव करता है। इंप्रूविंग द फ्लुएंसी, बच्चों की फ्लुएंसी, बोलने को अच्छा करता है। इवेलुएटिंग द लिंग्विस्टिक स्किल्स, टीचर की मदद करता है बच्चों की लैंग्वेज को इवेलुएट करने, मूल्यांकन करने में बच्चों का। या फिर गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस। देखो, है तो इसके सारे सही, हल्का फुल्का सा तो हर कोई हेल्प कर रहा है, हर चीज को इम्प्रूव कर रहा है ये टेबल, लेकिन सबसे ज्यादा ढूंढना पड़ेगा ना हमें। सीटेट तो ये कहता है कि सबसे जो सबसे अच्छा है वो बताओ, तो सबसे अच्छा है ये ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, लैंग्वेज को यूज करने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड। हमारे जो भाषा के 4 क्वेश्चन है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वे बेहतर तरीके से कौन सी कंडीशन में सीखे जाते हैं वो हमें बताना है। ओनली थ्रू रिटर्न टास्क, टेस्ट्स और टास्क असाइनमेंट्स, मतलब सिर्फ लिखित प्रक्रियाओं के द्वारा बच्चों के सारे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब इंप्रूव हो जाएगा। या फिर इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, मतलब सारे एक साथ सिखाए जाएं बच्चों को एक दूसरे से जोड़कर, अलग अलग करके नहीं, तब बच्चे अच्छा सीखेंगे लैंग्वेज के जो कौशल्स हैं। या फिर विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल्स, या फिर हम बार बार कठिन कठिन तगड़ी तगड़ी बच्चों को भाषा बोलने की प्रैक्टिस कराएं, अलग अलग तरह के ड्रिल्स कराएं, अलग अलग तरह की प्रैक्टिस कराएं बच्चों को भाषा बोलने की। ड्रिल का मतलब होता है बार बार अभ्यास करना, किसी चीज का प्रैक्टिस करना। या फिर व्हेन दे आर क्या इंट्रोड्यूस्ड इन एन आइसोलेशन वन स्किल एट अ टाइम। अच्छा, व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस मतलब जब बच्चों को उन्हीं स्किल्स को हम वन स्किल एट अ टाइम, एक स्किल को एक ही बार लें, अलग अलग करके बच्चों को सिखाएं। अब बताओ कैसे बच्चे अच्छे स्किल सीखेंगे, तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, सभी स्किल्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर हम एक साथ सिखाएंगे, इससे बच्चे ज्ञान को एक पूर्ण रूप में ग्रहण करेंगे। ये हमने गेस्टाल्टवाद में भी पढ़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर रीडिंग अ पोएम अ टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर्स इन ग्रुप वर्क, वन ग्रुप राइट्स समरी ऑफ द पोएम, अनदर ड्रॉज द पिक्चर टू डिपिक्ट द मेन थीम एंड येट अनदर सेट्स द पोएम टू म्यूजिक दिस एक्टिविटी। अब देखो, एक टीचर ने पोएम पढ़ाई बच्चों को, उस पोएम का मीनिंग, देखो पोएम पढ़ाने के बाद वो बच्चे का टेस्ट वगैरह तो नहीं ले रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि एक्टिविटी कंडक्ट करो। छोटे छोटे ग्रुप बना दिए, बच्चा ग्रुप में अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। इससे क्या फायदा हो रहा है? इज अ सीर वेस्ट टाइम, ये टाइम का वेस्ट हो रहा है। कार्टर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, कैटर्स टू द डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, बच्चों की अलग अलग योग्यताओं का विकास करता है, ये इंटरेस्ट का विकास करता है, इंटरेस्ट जगाता है उनमें अलग अलग। इज एम एट प्रिपेयरिंग द लर्नर्स फॉर असेसमेंट, बच्चों को बस मूल्यांकन के लिए तैयार कर रहा है टीचर। विल डिस्ट्रैक्ट द लर्नर्स फ्रॉम द लेसन, बच्चों का ध्यान इधर उधर भटकाना चाहता है वो। अब बताओ क्या है इसका सही? सही है इसका ये है काटर्स। कैटर्स द डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, मतलब बच्चों के अलग अलग एबिलिटी हैं उनको भरता है, उनको बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्पीच हैबिट कैन बी डेवलप्ड मोस्टली इफेक्टिवली थ्रू। करेक्ट स्पीच हैबिट मतलब हम बच्चों को अच्छे से बोलना सिखाना चाहते हैं, कैसे सिखा सकते हैं? प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस के द्वारा, वोकेबुलरी प्रैक्टिस के द्वारा, क्विजल्स के द्वारा, डिक्टेशन के द्वारा। करेक्ट स्पीच हैबिट हमें बच्चों की इंप्रूव करनी है। करेक्ट स्पीच हैबिट मतलब बच्चे सही बोले, गलत शब्दों को वगैरह को नहीं बोले, सही तरीके से बोले। तो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हो सकती है, वोकेबुलरी प्रैक्टिस, क्विजल्स एंड डिक्टेशन। अब बताओ क्या है इसका सही है? प्रॉपर तो देखो इसका कोई भी एक सही नहीं लग रहा कि हाँ ये रचनावाद के अकॉर्डिंग ये सही है इसका प्रॉपर, बस हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा इसमें बेस्ट सही जा रहा है। करेक्ट स्पीच हैबिट का मतलब अगर हम समझे, करेक्ट स्पीच हैबिट होता है हमारा बच्चे सही किसी चीज को बोले। स्पीच का मतलब बच्चे देखो बोल रहे हैं, और बोलने में करेक्ट का मतलब हो जाता है सही शब्दों वगैरह को, प्रोनाउंसिएशन वगैरह उनकी सही है तो प्रोनाउंसिएशन वाला आ जाएगा। वोकैबुलरी बोलने में नहीं आता। क्विजल्स का मतलब होता है क्विज टेस्ट, रिटन टेस्ट हम ले रहे हैं, बच्चों के क्विज टेस्ट ले रहे हैं। डिक्टेशन का मतलब होता है टीचर बोल रहा है बच्चे लिख रहे हैं। तो ये तीनों हमारे किसी भी तरह से रिलेटेड ही नहीं है स्पीच से, तो वही पहला ही रिलेटेड है तो पहला हम लगा देंगे। बाकी प्रोनाउंसिएशन की भी ऐसे ज़्यादा प्रैक्टिस हम नहीं कराते बच्चों को, लेकिन यहाँ पर यही सही जा रहा है तो वही लगाना पड़ेगा हमें। आफ्टर अ स्टोरी टेलिंग सेशन द लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, दिस विल हेल्प लर्नर्स। अब देखो एक टीचर ने क्या किया, कविता पढ़ाई, कोई स्टोरी, कहानी होता है स्टोरी तो भाई, कहानी पढ़ाई, और उसने क्या किया बच्चों से कहा अब तुम इस कहानी का अर्थ बदलो, कहानी की एंडिंग बदलो अपने अकॉर्डिंग, कहानी को पढ़ो, एंडिंग बदलो और मुझे बताओ तुमने क्या एंडिंग बनाई इसकी। ये क्या है? इससे क्या फायदा होगा? अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर, बच्चे ग्रामर अच्छे से सीखेंगे इससे। डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल, जैसे जो स्किल्स लाइब्रेरी में चाहिए वे स्किल्स बच्चों की अच्छी हो जाएंगी। या फिर इवेलुएट द टीचर ओरिजिनलिटी, मतलब टीचर की ओरिजिनलिटी को बढ़ाता है, ये वास्तविकता को बढ़ाता है उसकी। बिकम्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव, बच्चों की इमेजिनेशन पावर को और क्रिएटिविटी पावर को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, बच्चों की इमेजिनेशन क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होता है? संज्ञानवाद, कहीं आप रचनावाद, इसे हम संरचनावाद कह देते हैं, संरचनावाद। देखो रचनावाद संरचनावाद ये अलग अलग होता है, लेकिन सीटेट इनको एक ही मानता है, ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं रखता, तो एक साथ ही पढ़ाता हूँ मैं भी आपको सीटेट में ने। तो संरचनावाद के अनुसार लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स आर एनकरेज टू, संरचनावाद में हम बच्चों को किस तरह से भाषा सिखाएंगे। डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स, बच्चों से कहेंगे अलग अलग स्थितियों में अलग अलग एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग खुद रूल बनाओ। या फिर अवॉइड एरर्स कंप्लीटली, बच्चों की गलतियों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देंगे। या फिर प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल्स मैकेनिकली, बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करने का मौका देंगे किसी चीज़ को। या फिर लर्न द ग्रामर रूल्स बाय रोट, बच्चों को रटने का मौका देंगे, रटाते तो हम नहीं है। अब इसका बताओ सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हम बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे, मौका देंगे, खुद रूल बनाओ अपने प्रैक्टिस से। हम बच्चों को भाषा बोलने के अवसर देते हैं रचनावाद में, संरचनावाद में।
यंग लर्नर्स विल इंजॉय अ प्ले इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक व्हेन दे। देखो हमारी किताब में प्ले दिया हुआ है कि बच्चों को प्ले ऐसे ऐसे करना चाहिए। अब उस प्ले को बच्चे किस कंडीशन में सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे? लिसन टू द टीचर रीडिंग द प्ले। जब मैं टीचर को सुनेंगे कि प्ले में क्या चीज कैसे हो रही है। एक प्ले है, किताब में प्ले दिया हुआ है, जैसे हमने 12th क्लास में अपने इंग्लिश में कुछ प्ले पढ़े होंगे कि एक हमारा एक्टिंग करने वाला पर्सन ये बोलता है, एक एक्टर ये बोलता है, एक लाइन वो बोलता है, एक पात्र ये कहता है, दूसरा पात्र ये कहता है। तो बच्चे, हमारा टीचर उसको एक्सप्लेन करेगा तब बच्चे उसे अच्छे से समझेंगे। या इनएक्ट द प्ले, या फिर बच्चे जब उस प्ले को खुद करेंगे तब उन्हें मजा आएगा, उसे अच्छे से समझेंगे, वे इंटरेस्ट दिखाएंगे उसमें। या गेट डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्ले फ्रॉम द टीचर, या टीचर और डिटेल एक्सप्लेनेशन देगा उसकी, या बच्चे खुद उस प्ले को पढ़ेंगे। अब बताओ, तो इसका सही है दूसरा। कोई भी प्ले दिया हुआ है ना, एक्ट हमारी बुक में, तो बच्चे उस एक्ट को करेंगे तब ज्यादा समझते हैं वे, तब उससे सीखते हैं ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज। रोल प्ले क्या होता है? मैं एक मेथड होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। अब रोल प्ले क्या होता है? रोल प्ले के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। हम दूसरे की एक्टिंग करते हैं। जैसे मैं टीचर हूं, अगर मैं डॉक्टर बनने की एक्टिंग करूं, वो रोल प्ले होता है। रोल, डॉक्टर के रोल को प्ले कर रहा हूं। तो रोल प्ले जो हम क्लासरूम में कराते हैं, क्या फायदा होता है उससे? टू इवेलुएट डायलॉग राइटिंग स्किल्स, बच्चों की डायलॉग राइटिंग स्किल, लेखन कौशल का विकास करना चाहते हैं हम। या टू प्रोमोट रीडिंग हैबिट, बच्चों को पढ़ना सिखाना चाहते हैं। या टू प्रोमोट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, बच्चों के संप्रेषण कौशलों का विकास करना चाहते हैं, भाषा प्रयोग, भाषा को बोलने के कौशलों का विकास करना चाहते हैं। या बच्चों की एक्टिंग स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो लैंग्वेज हम पढ़ा रहे हैं, तो लैंग्वेज के रिलेशन में ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन यंग लर्नर्स आर आस्क्ड टू रीड टेक्स्ट साइलेंटली दे शुड बी इंटरेस्टेड। दे शुड बी इंटरेस्टेड क्या है ये? क्या लिख देता है सीटेट? मतलब अगर हम बच्चों को साइलेंट पढ़ने के लिए बोलते हैं तो उससे बच्चे को क्या फायदा होगा, वो हमें बताना है। टू स्टॉप रीडिंग व्हेनेवर दे काउंटर द डिफिकल्ट वर्ड, हमें बच्चों को ये कहना चाहिए, बच्चों को रोक देना चाहिए जब भी उन्हें कोई डिफिकल्ट वर्ड उनके सामने आए। टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, हमें बच्चों से ये कहना चाहिए। इंस्ट्रक्टेड, ये इंस्ट्रक्टेड है भाई, क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे? इंस्ट्रक्टेड है ये। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है हमें बच्चों को क्या कहना चाहिए? बच्चों को ये कहना चाहिए हमें कि शब्दों का अर्थ संदर्भ में ग्रहण करो और समझते हुए पढ़ो। टू प्ले स्पेशल अटेंशन और ग्रामर आइटम, हमें ग्रामर पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। या फिर टू रीड फास्ट इवन दे डोंट कम्प्रहेंशन, हमें बच्चों से ये कहना चाहिए कि आप वो करो, अच्छे से बिना समझ के साथ पढ़ो, ऐसे ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, हमें बच्चों को संदर्भ में अर्थ ग्रहण करने पर बल देना चाहिए। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए, सीटेट की क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।